आज हम लोग बायो सावर्ट के नियम के अनुप्रयोग पढ़ने जा रहे हैं। और जो आरबीएससी में बायो सावर्ट के नियम का पहला अनुप्रयोग है वो है वर्ताकार धारावाहिक कुंडली के अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। वर्ताकार धारावाहिक कुंडली या फिर वो लिखा जा सकता है आपकी किताब में पाश, वर्ताकार धारावाहिक पाश के अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अच्छा है, आपको ध्यान से समझना है। मान लेते हैं सबसे पहले इस तरह की एक वर्ताकार कुंडली है जो आपको कुछ इस तरीके से दिख रही है। थोड़ा सा ठीक बना लेते हैं। मान लीजिए इस तरह ये एक वर्ताकार कुंडली और इसमें धारा बह रही है। आप चाहो तो इसको इस तरीके से भी आपको दिखाई हुई मिल सकती है किसी बुक में कि ये कुछ इस तरीके से आपको दिखाई गई होगी कि भाई यहाँ से कोई धारा आई इसमें आ रही है और ये धारा आई इसमें चक्कर लगा के ऐसे आ रही है। ठीक है भाई, हम इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। अपने समझने के लिए थोड़ा सा साफ साफ काम रहेगा। तो इस तरह के आपके पास एक वर्ताकार धारावाही कुंडली है। मान लें इसमें कोई धारा बह रही है, मान लेते इसमें कैपिटल आई धारा प्रवाहित हो रही है। इसकी जो त्रिज्या है, वो है कैपिटल आर, मान लेते हैं। ठीक है, इसका अक्ष जो होगा, इसके आर पार जाने वाली एक रेखा जो ऐसे ऐसे डैश डैश करती हुई पूरी आर पार चली है, उसको अपन बोल देंगे इसका अक्ष। तो एक साइड कहीं पर भी आपको अक्ष पर आपको चुंबकीय क्षेत्र पता करना है। मान लेते हैं ये यहाँ ऐसे ये इधर भी है, अक्ष आर पार होता है ना, केंद्र से गुजरने वाला आर पार, इसको ओ बोल देते हैं। ठीक है, मान लेते हैं इसका अक्ष है और इस अक्ष पर इसके केंद्र से x दूरी पर एक बिंदु है P। इस बिंदु P पर आप लोगों को चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। ठीक है, इस P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें ये पूरे जो ये अपने पास वर्ताकार धारावाहिक कुंडली पूरी में धारा बह रही है, तो इसका हर हिस्सा यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा। तो और हमें ये जो ज्ञात करना है वो बायो सावर्ट के नियम से ज्ञात करना है। और जिन जिन लोगों ने बायो सावर्ट का नियम पढ़ा है उनको पता होगा बायो सावर्ट का नियम सिर्फ अल्पांश के लिए काम करता है, धारावाही अल्पांश के लिए। तो सबसे पहले हमें बनाना पड़ेगा यहाँ पर एक धारावाही अल्पांश। मान लेते एक छोटा सा धारावाही अल्पांश यहाँ से यहाँ तक ये है, जो कि बहुत छोटा है ना, बहुत छोटा है। इस तरह के अल्पांश या धारावाही अल्पांश जिसको मैं नाम दे देता हूँ डीएल। और इसके सामने जस्ट एक और मान लेते हैं धारावाही अल्पांश, ये भी डीएल है। इस ये धारा जो आएगी आई इस डीएल में से प्रवाहित होगी, तो ये डीएल यहाँ पर एक चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा। पहले तो डीएल और पी को मिला देते हैं, देखते हैं दोनों के बीच की दूरी कितनी देंगे हम इसको। ये सॉरी इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से ये मिल जाएगा। और इस दूरी को हम बोल देते हैं आर, इसको भी इससे मिला देते हैं। ठीक, ये दूरी भी कितनी होगी आर। अब डीएल यहाँ पर पी पर जो चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा वो कैसा होगा, तो याद कीजिए, अगर आप लोगों ने बायो सावर्ट का नियम पढ़ा है, मैंने ही पिछले वीडियो में डाला है, उसका लिंक मैं इस वीडियो में डाल दूंगा। तो किसी भी अल्पांश के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है वो आर और डीएल दोनों के तल के लंबवत होता है। ये एक्चुअल में लूप इस तरीके से आपके मतलब खड़ी हुई है ना, ये वो इस स्क्रीन के अंदर की तरफ जा रही है। ठीक है, तो जो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र बनेगा वो इस आर के और डीएल के दोनों के लंबवत होना चाहिए। तो दोनों के लंबवत मैं यहाँ दिखा देता हूँ इस तरीके से, ये मान लीजिए इस तरीके से। और ये जो एंगल बना है आपके पास, ये एंगल जो बना है ये कितना है, ध्यान देने की बात, हालांकि हमें जरूरत नहीं पड़ेगी लेकिन पता होना चाहिए, ये 90 डिग्री है। और यहाँ एक स्मॉल बहुत छोटा चुंबकीय क्षेत्र बना है जिसको हम नाम दे देते हैं डीबी। ठीक है, एक बात इसी तरीके से ये अल्पांश भी यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा, तो अल्पांश ये भी कैसे बनाएगा, डीएल और आर दोनों के लंबवत होना चाहिए। तो डीएल तो आपको फिर भी नहीं दिखे क्योंकि स्क्रीन के अंदर जा रहा है, लेकिन आर आपको दिख रहा है, आर से 90 डिग्री का कोण हम बना देंगे। तो ये जो है चुंबकीय क्षेत्र डीबी इस आर के साथ कितने डिग्री कोण बनाता है, ये भी 90 डिग्री का कोण यहाँ पे बना रहा है। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, मैं चाहूँ तो इनको DB1 या DB2 भी लिख सकता हूँ, कोई बड़ी बड़ी बात नहीं, दिशाएं अलग अलग हैं। तो DB1 इसको बोल देते हैं DB2। परिमाण दोनों के समान होंगे क्योंकि ये भी डीएल के कारण बन रहा है और ये नीचे वाला भी डीएल के कारण ही बन रहा है, और दोनों में धारा आई जा रही है, दोनों की दूरियां भी आर है। तो जितना चुंबकीय क्षेत्र ये अल्पांश बना रहा है उतना ही ये भी बना रहा है। तो ये चुंबकीय क्षेत्र और ये चुंबकीय क्षेत्र दोनों परिमाण में बराबर होंगे। अब DB1 बराबर होगा किसके, DB2 के, लेकिन परिमाण में, दिशाएं तो अलग अलग है। इन सबको मिला के हम बोल देंगे आगे जाके DB। ठीक है, ये जो कोण बन रहा है, ये जो कोण बन रहा है, मान लेते हैं ये कोण कितना है, अल्फा कोण है, और ये भी इसके बराबर कितना है, अल्फा है। तो इस तरीके से इस पी बिंदु पर दो चुंबकीय क्षेत्र आ जाते हैं। ठीक है, आपको दिख रहे होंगे दोनों चुंबकीय क्षेत्र, एक इस तरीके से एक इस तरीके से।
तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए हम क्या करेंगे, dB1 व dB2 को घटकों में वियोजित करेंगे। हम इनको घटकों में बांटेंगे। घटकों में बांटने के लिए मैं एक यहाँ पर मान लेता हूँ, इस तरीके से जो जा रहा है वो y अक्ष है, ठीक, और जो इस तरीके जा रहा है वो आपका x अक्ष है, x और y है ना, या आप बोल सकते हो ये क्षैतिज और ये आपका ऊर्ध्वाधर, ठीक है, इस तरीके से हो गए। अब यहाँ से थोड़ी बहुत बातें जो आपको समझनी है ना, इस बात को आप क्लियरली समझ लीजिए ताकि आपको आगे जाके फायदा हो जाए, है ना। देखिए मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। आपको पता है ये जो ऐसे आ रहा है ना, मैं एक बार ये इस कलर का पेन इसके ऊपर ऐसे चला देता हूँ, आप ये देखिए ना, ये ऐसे आ रहा है, ये 90 डिग्री है, इसमें किसी को दिक्कत, 90 तो हो गई, ठीक है। एक ये 90 है और एक अपने पास ये कोण भी 90 है, कौन सा, ये वाला, ये भी 90 है, आप इसको भी समझ जाइए, ये भी आपके पास 90 है, जो ऐसे जा रहा है जो भी, ठीक है। अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर ये कोण आपका ऐसे 90 है, ये जो ये है आपके पास ये 90 है, और 90 में से अगर आपने ये कोण अल्फा बना दिया तो ये कितना बच गया, ये पूरा कोण, तो मेरे ख्याल से आप बताओगे 90 माइनस अल्फा, ये तो बचेगा। अच्छा, अब दूसरी बात देखिए, ये भी 90 है, ये जो कोण है ये भी कितना है, 90 है। 90 है, ये ऐसे कैसे, क्योंकि जो डीबी चुंबकीय क्षेत्र है वो आर के साथ कितने डिग्री कोण बनाएगा, 90 डिग्री, ये भी 90 है। अब 90 में से कितना बन गया, 90 माइनस एल्फा, तो ये कितना बच गया, तो आप इसके लिए लिख सकते हो, ये बचेगा 90 माइनस एल्फा माइनस 90, ये तो बचेगा। अगर यहाँ नहीं दिख रहा तो मैं इसको यहाँ दिखा देता ना, ये जो कोण बचेगा कितना बचेगा, समझिए इस बात को आराम से, ये पूरा 90 था, 90 में से ये जो कोण बन गया ये हमने बना दिया 90 माइनस एल्फा, ये इसके हिसाब से हमने लिखा, तो ये कितना बच गया, पूरा 90 था और 90 में से कितना बढ़ गया, 90 माइनस एल्फा, ठीक है। अगर बाहर माइनस लगाओगे तो आप, है ना, या फिर मैं इसको और ऐसा लिखूं कि पूरा 90 था और 90 में से कितना बढ़ गया, 90 माइनस एल्फा, तो आपको जब कोष्टक हटाओगे तो 90 से 90 कैंसिल, क्या बचेगा, प्लस का एल्फा, यानी ये जो एंगल बचेगा कितना बचेगा, एल्फा, ठीक है। दिक्कत किसी को, इसी तरह से अगर ये एल्फा है तो ये भी कितना आएगा, सॉरी, ठीक है, इस तरीके से ये अगर अल्फा आया है तो इस तरीके से ये भी अपने पास कितना आएगा, अल्फा आएगा, ठीक है। आपको बाकियों की जरूरत नहीं है, इस बात से आप ध्यान रखें। अगर ये हो गए, ये अल्फा हो गया, अब मैं जो बाकी जिनकी जरूरत नहीं है उनको मैं हटा देता हूँ, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। हमें इसकी भी जरूरत नहीं है, इसकी भी नहीं है, इसकी भी नहीं है, इसकी भी नहीं है, ठीक है, ये हमने लिख ही लिया, ठीक है। तो जब हम इसको घटकों में बांटते हैं तो इस तरीके से हमारे पास ये अल्फा, ये अल्फा और ये एंगल अल्फा और ये एंगल अल्फा। अगर ये एंगल अब आपका अल्फा है तो ध्यान से देखेंगे इस बात को, अगर ये एंगल अल्फा है और dB1 है तो जो dB1 का जो घटक होगा जिसके साथ कोण बनता है, याद रखिए जिसके साथ कोण बनता है वो क्या आएगा, कोस थीटा, तो ये आपके पास आएगा dB1 कोस अल्फा। ये dB1 का इधर घटक लेंगे तो कोण नहीं बन रहा है, तो कोण नहीं बन रहा है तो dB1 साइन अल्फा, ठीक है। dB2 ये यहाँ कोण बन रहा है तो ये आएगा आपके पास dB2 कोस अल्फा, और यहाँ नहीं बन रहा है तो ये आएगा, इसका घटक इधर लेंगे तो आएगा dB2 साइन अल्फा, ठीक है। फिर आप यहाँ से कहोगे dB1 कोस अल्फा व dB2 कोस अल्फा, दोनों एक दूसरे क्या है, लंबवत है, सॉरी दोनों एक दूसरे क्या है, विपरीत है, परिमाण में समान और दिशा में विपरीत। परिमाण में समान क्यों, क्योंकि ये भी dB1 है और ये dB2 है, हमने पहले बात कर चुके हैं, dB1 dB2 दोनों dB और ये भी कोस अल्फा और ये भी कोस अल्फा, और दिशाएं दोनों की एक दूसरे के विपरीत। तो हम लिख सकते हैं जो ऊर्ध्वाधर घटक होंगे वो परस्पर एक दूसरे के विपरीत हैं, इसलिए एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, परिमाण में समान और दिशा में विपरीत है इसलिए निरस्त कर देंगे। जबकि क्षैतिज घटक दोनों समान दिशा में है, dB1 साइन अल्फा dB2 साइन अल्फा, इसलिए दोनों समान दिशा में होने के कारण जुड़ जाएंगे। और जुड़ने के कारण देखो, अब ये नहीं कि आप सोचो इसका चुंबकीय क्षेत्र का जो मान होगा आप लिख दोगे दोनों को जोड़कर, जिस तरह आपने दो ही अल्पांश लिए हैं, इस पूरी वलय पर जैसा आपने डीएल लिया, ऐसे तो बहुत सारे डीएल हो सकते हैं, बहुत सारे अल्पांश आप यहाँ बना सकते हो, बहुत सारे। तो दोनों को जोड़ने से परिणाम ही नहीं मिलेगा आपको, आपको तो पता नहीं से बहुत सारे अल्पांशों को जोड़ना है, बहुत सारे को जोड़ना है मतलब कितना को जोड़ना है, क्या करेंगे, बहुत सारे को जोड़ने के लिए हम समाकलन कर देंगे। तो वो तो जो अपने को परिणामी चुंबकीय क्षेत्र मिलेगा वो आपको dB1 साइन अल्फा या dB2 साइन अल्फा या आप बोलिए dB साइन अल्फा, इनके समाकलन से मिलेगा। लेकिन एक बात और, ये कैसे आया, एकदम अक्ष के हिसाब से आ रहा है, इसका मतलब जब किसी धारावाही कोई वलय होती है, वर्ताकार कोई पाश होती है, तो उसमें जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वो कैसे होता है, अगर इस तरह के आपके पाश है तो चुंबकीय क्षेत्र कैसे होगा, अक्ष के अनुदिश, यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसी होगी। पहली बात तो ये यहाँ पे ये कहना चाहता है कि जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा उसकी दिशा ऐसी होगी, अक्ष के अनुदिश, इस बात को आप पहले समझिए ना।
और बाकी की बात करोगे तो फिर ऐसे होता चला जाएगा, लेकिन केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा उसकी दिशा ऐसे निकलेगी, ठीक है। या अक्ष पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो अक्ष के अनुदिश होगा, बाहर की तरफ। क्लियर यहां तक की बातें, ठीक है। अब ये जो इस चीज को अगर अपन निकालने की बात करें कि परिणामी चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, तो क्या करना है अपने को, dB1 sin अल्फा dB2 sin अल्फा का क्या करना पड़ेगा, समाकलन, क्योंकि अल्पांश बहुत सारे हैं, कोई दो अल्पांश नहीं है। तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र अगर आपको या टोटल चुंबकीय क्षेत्र आप लोगों को निकालना है तो हम लोग लिखेंगे बी, और हमें समाकलन करना पड़ेगा किसका, dB sin अल्फा का। मैंने dB लिख दिया क्योंकि हम पहले ही बात कर चुके हैं, dB1 और dB2 दोनों को मैं क्या बोल सकता हूँ, dB, क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो dB1 sin अल्फा है dB2 sin अल्फा लिखने के बजाय मैंने सीधा लिखा है dB sin अल्फा। तो अब ये बस इसमें रखते हैं, मेरे पास आंसर आ जाएंगे। तो एक तो मेरे को dB की वैल्यू निकालनी है और एक मेरे को वैल्यू निकालनी है किसकी, sin अल्फा की, ठीक है। तो चलिए करते हैं। dB बायो-सावर्ट के नियम से क्या कहता है, बायो-सावर्ट का नियम कि म्यू नॉट किसी अल्पांश के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वो बायो-सावर्ट के नियम के हिसाब से होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। इसमें जो जो बातें आपको याद रखनी है, पहली बात, थीटा किस किस के बीच का कोण होता है, थीटा होता था, थीटा जो है वो आर व डीएल के बीच का कोण है, आर व डीएल के मध्य का कोण है। अब चित्र में आप आर और डीएल देखिए कितना है ना, देखिए ये आपका आर है और ये डीएल है, और मैं कह दूं कि इन दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री है, तो शायद आपको समझ में नहीं आया होगा। चलिए इसके लिए मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं, उस वीडियो में आप देखिए और समझिए कि इन दोनों के बीच का कोण, जो डीएल और आर के बीच का, जो ये डीएल है आपका और ये जो आर है, ये डीएल और आर के बीच का जो कोण है वो 90 डिग्री कैसे होता है। इस वीडियो को आप देखिए, ठीक है। जो डायग्राम हमने देखा है उसको हम थोड़ा सा डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। आपने इस तरह का एक डायग्राम आपको अपने मतलब डायग्राम आपको इसको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। देखिए एक्चुअल में क्या है, इस तरह की एक वलय है जो आपको इस तरह दिख रही है, एक्चुअल में ये ऐसी है ना, वर्ताकार, ऐसे एक सर्कुलर वर्ताकार या सर्कुलर रिंग या वर्ताकार एक वलय अपने पास है। ये इसकी त्रिज्या है कोई कैपिटल आर, ये इसकी त्रिज्या है कैपिटल आर, ये इसका केंद्र है, ये मैंने इसका यहाँ केंद्र दिखाया, ठीक है। ये इस तरीके से वलय का अक्ष होगा, इस वलय के आर पार इस तरीके से जो जाएगा ये वलय का अक्ष होगा, ये ऐसे जा रहा है वलय का अक्ष ऐसे आर पार। तो वलय के केंद्र से ये यहाँ से स्मॉल एक्स डिस्टेंस पर, ये यहाँ से आता कि जो डिस्टेंस है कितनी है, स्मॉल एक्स हम बता रहे हैं डायग्राम में, स्मॉल एक्स डिस्टेंस पर यहाँ एक बिंदु P है। इस P बिंदु पर आपको चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। इसके लिए हम लोगों ने क्या किया है कि वलय की जो परिधि है, ये वलय की जो परिधि है, इस परिधि पर अपने यहाँ पर एक स्मॉल अल्पांश dl ले लिया, यहाँ एक स्मॉल अल्पांश dl ले लिया। इस स्मॉल अल्पांश dl को बिंदु P से मिला दिया, स्मॉल अल्पांश dl को बिंदु P से मिलाने वाली जो रेखा है वो r है, ठीक है। यानी यहाँ से आता है कि इन दोनों के बीच की जो दूरी कितनी है, r है। यहाँ भी एक अल्पांश लिया है dl, इस अल्पांश को भी P से मिला दिया, तो यहाँ से भी जो डिस्टेंस है, ये जो दूरी है वो कितनी है, स्मॉल r है, ठीक है। इस P बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होगी, तो आप लोगों ने बायो-सावर्ट के नियम में पढ़ा है कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है dB, वो dl और r दोनों के तल के क्या होता है, लंबवत। तो अगर आप यहाँ डायग्राम में देखेंगे तो dl यहाँ एक अल्पांश है, तो जो एक्चुअल में इस तरीके से जा रहा है सीधा, इस तरीके से dl है आपका r ऐसे है, और जो dB है देखो r के साथ 90 डिग्री कोण बनाते हुए ऐसे जा रहा है। ये जो एंगल है कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। अगर ये कोण 90 डिग्री का, तो ध्यान से समझ इस बात को, r dl के साथ जो dB है वो आर के साथ कितना डिग्री कोण बना रहा है, 90 डिग्री, एक बात। दूसरा हम देखते हैं डीएल और आर के बीच में कितना एंगल है। इसके लिए देखिए मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूं ना। ये आपका यहाँ एक अल्पांश आप लोगों ने लिया है, ये अल्पांश आपका इस तरीके से आप लोगों ने यहाँ एक अल्पांश लिया है। वैसे तो पूरी रिंग है, वर्ताकार है, लेकिन अगर यहाँ एक अल्पांश की बात करेंगे तो यहाँ अल्पांश छोटा सा होगा, तो यहाँ अल्पांश लगभग कैसी है, एक सीधी रेखा है। अगर आप अल्पांश की बात करें तो अल्पांश लगभग एक सीधी रेखा है। तो यहाँ इतनी दूर में मान लीजिए आपका डीएल, ये इतना सा आपका डीएल है और ये आर है, तो आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि डीएल और आर के बीच का जो एंगल है, ये एंगल जो आपको दिख रहा है ये ऐसे जाता हुआ, ये एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। तो डीएल और आर के बीच में कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का, ठीक है। तो यहां से बात क्लियर होती है कि डीएल और आर के बीच में 90 डिग्री मतलब आर डीएल के लंबवत है और आर के लंबवत डीबी है, तो तीनों क्या हो गए, परस्पर 90 डिग्री। ये कोण भी 90 डिग्री और यहाँ जो कोण बन रहा है वो भी कितना, 90 डिग्री, ठीक है। इसमें समझने वाली बात ये थी, एक बात।
इधर इसी तरीके से, ठीक इसी तरीके से यहां भी अगर हम डीएल की बात करें, यहां एक अल्पांश ले डीएल, तो अल्पांश और आर के बीच में जो कोण है यहाँ पे इस जगह जो कोण बन रहा है वो भी कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का, और ये भी कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। तो एक जो त्रिभुज आपको दिख रहा है, इस तरह का जो आपको त्रिभुज दिख रहा है, ये और ये त्रिभुज भी एक ऐसा त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज है। इस समकोण त्रिभुज में ये कोण 90 डिग्री है, सामने वाली भुजा क्या है, कर्ण है। अगर आप इस एंगल को अल्फा मानते हैं तो ये आपका लंब होगा और ये आपका क्या होगा, आधार। लंब बराबर होगा आपका कैपिटल आर जो कि इसकी त्रिज्या है, और आधार होगा इसका यहां से जो केंद्र से बिंदु पी की दूरी है एक्स। ठीक है, कई बार बच्चों को लगता है कि एक के त्रिभुज में दो कोण 90 डिग्री कैसे, एक त्रिभुज में नहीं है, एक जो डीएल और आर के बीच का कोण ले रहे हैं वो यहाँ है, ये त्रिभुज से बाहर है, वो यहाँ बन रहा है। ठीक है, और त्रिभुज आपका यहाँ है, तो दोनों अलग अलग है। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। काट देंगे। वैसे भी म्यू नोट 4 पाई आर, ये आर उसकी त्रिज्या है, ये आर उसकी त्रिज्या है, ये दूरी, ये सब फिक्स है, ये कुछ नहीं बदल रहे है ना, ये सब हमेशा नियत है। सिर्फ डीएल अल्पांश अलग अलग कम ज्यादा हो सकते हैं, तो अल्पांश बदलेगा, इसलिए सिर्फ अल्पांश का आपको करना है। इन सबको बाहर निकाल दिया तो बी बराबर मेरे पास आ जाता है म्यू नोट आई आर और 4 पाई आर क्यूब, और डीएल का समाकलन करना है। तो डीएल का समाकलन बताइए कितना होगा। समाकलन का मतलब यह है कि जहां आपने लिया है वो पूरी चीज, समाकलन जब जहां अल्पांश आपने लिया है और आप समाकलन करो तो पूरा का पूरा आ जाना चाहिए। तो देखिए आपने डीएल परिधि पे लिया है, जब समाकलन करेंगे तो पूरी परिधि आ जानी चाहिए। ठीक है, इसका मतलब जो ये डीएल आपके पास है इसका अगर आप समाकलन करते हो तो पूरी परिधि यानी कि 2 पाई आर, तो कितना आएगा 2 पाई आर, ये डीएल का समाकलन होगा। ठीक है, यही है समाकलन का हमेशा करने का सिस्टम। जब आप कोई आकृति लेते हो जहां आपने अल्पांश लिया है आप समाकलन करो तो पूरी की पूरी आ जानी चाहिए। अगर आपने परिधि पे लिया तो पूरी परिधि, आपने क्षेत्रफल पर अल्पांश लिया है तो समाकलन करने पर पूरा क्षेत्रफल, अगर आपने आयतन में अल्पांश लिया है तो समाकलन करने पर पूरा आयतन। ठीक है, ये आपको लगता है लगभग लगभग हो ही गया है ना। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 एक कम 2 और ये 2 बच जाएंगे, और कुल मिला के बी की बराबर आपके पास आएगा म्यू नोट आई आर स्क्वायर, म्यू नॉट आई आर और आर स्क्वायर, और नीचे बचता है 2 आर क्यूब। लेकिन अभी भी इसमें एक चीज ऐसी है जो जिसका मान हमें नहीं पता, वो है आर। ये आर कितना होगा ये हमने माना था, हमें सिर्फ त्रिज्या दी गई उसकी, तो इस स्मॉल आर का मान भी देखो यहीं से निकाल लेते हैं थोड़ा सा। यही तो है स्मॉल आर। अगर ये लंब है और ये आधार है तो कर्ण है, और ये कर्ण है, तो समकोण त्रिभुज के लिए आप क्या आप ऐसा नहीं ले सकते, क्या होता है कर्ण स्क्वायर बराबर समकोण त्रिभुज के लिए, आप सब लोगों ने ऐसा पढ़ा है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से। और यहां से अगर आप कर्ण बराबर निकालते हो तो आपको लिखना पड़ेगा आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर का पावर 1/2। तो यहां से जो स्मॉल आर आपका है, ये जो स्मॉल आर आपके पास है, इस स्मॉल आर का जब आप मान लिखोगे तो ये होगा, आधार तो आपके पास x है तो x का स्क्वायर, और लंब आपके पास कैपिटल आर है तो कैपिटल आर का स्क्वायर, और इनका 1/2। और आपके पास क्या आर क्यूब, तो आर क्यूब लिखोगे तो दोनों तरफ क्यूब कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस आई आर स्क्वायर प्लस, अगर यहाँ क्यूब करो तो आ जाएगा 3/2, 3 और लग गई घात। ठीक है, तो 3/2 हो जाएगा। ये आर का मान उठाकर यहाँ हम लोग रख देंगे। ठीक है, तो बी का मान कुछ हमारे पास ऐसा होगा, बी इक्वल टू म्यू नोट आई आर स्क्वायर, चेक कर लीजिए दोबारा, यही है म्यू नोट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर क्यूब, और आर क्यूब की जगह पास कितना है एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, ये हमारा एक आंसर है। अब इसमें कई चीजें हम लोग जोड़ते चले जाएंगे, वैसे आंसर हमारा यहाँ आ गया। अब इसमें कुछ बातें हैं, जैसे कि पहली बात कि जो आपने ये जो कुंडली आपने बनाई है, जो आपने ये कुंडली बनाई, इसमें एक फेरे ना होकर इसमें फेरे ज्यादा हो सकते हैं, इसमें कुछ फेरों की संख्या दी गई हो। तो मान लीजिए इसमें कुल फेरे कितने हैं कैपिटल एन, यदि, चलो यहां लिखते हैं इस बात को, यदि कुंडली में कितने फेरे हो कैपिटल एन फेरे हो तो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा एन म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2। ठीक है, ऐसा हो जाएगा, ये भी आपका आंसर है। और देखिए कुछ बातें यही कर देते हम लोग। ऐसा हो सकता है
कि जो ये r है, ये जो r है ये x की तुलना में, या जो x है वो r की तुलना में बहुत ज्यादा बड़ा है, x बहुत बड़ा है, यानी बहुत, जो बिंदु आप ले रहे हो वो बहुत दूर है, x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन r। ठीक है, मतलब आपने जो वलय बनाई है उसका जो केंद्र, जिस अक्ष पर आप जितनी दूर पर विद्युत वो चुंबकीय क्षेत्र निकाल रहे हो, ये बहुत लंबी दूरी है उसकी त्रिज्या की तुलना में। अगर x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन r, तो आप x की तुलना में r स्क्वायर को लगभग क्या मान सकते हो, नगण्य, जीरो। अगर आप r स्क्वायर की जगह जीरो लिख दोगे तो ये बचेगा अपने पास n म्यू नॉट आई r स्क्वायर, और नीचे आएगा 2x स्क्वायर की पावर 3/2। इसकी जगह मैंने जीरो लिख दिया। अच्छा, कई बच्चे सोचते हैं सर ऊपर क्यों जीरो नहीं लिखा, अगर ऊपर जीरो लिख देता, देखो जीरो जब मानने का जो सिस्टम वो क्या है, अगर आप किसी को नगण्य मान रहे हो तो जो राशि बहुत छोटी है उसको सिर्फ जोड़ने और घटाने पर फर्क नहीं पड़ता, अगर जीरो को गुणा करोगे तो बहुत फर्क पड़ेगा ना। तो सिर्फ जहां जोड़, उस राशि को जिसको आप नगण्य मान रहे हो उसको जहां जोड़ा गया है या घटाया गया है, आप वहीं पर उसकी जगह जीरो लिखिए। जहां गुणा किया गया है वहां आप जीरो मत लिख देना। तो गुणा करोगे, अगर जीरो से गुणा करोगे तो सारे खत्म हो जाएगा। बात प्रैक्टिकल भी है कि भाई मान लीजिए आर का मान बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, तो जोड़ने पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन गुणा करने पर पड़ेगा। तो यहाँ नहीं रखना है, यहाँ रखना है। मेरे हिसाब से ये बात क्लियर हो गई होगी। ये कैंसिल हो जाएगा, तो b इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा n म्यू नोट आई r स्क्वायर अपॉन 2x क्यूब। ये भी हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र का एक मान है। ठीक है, और एक और केस ऐसा भी हो सकता है कि हम मान लीजिए इसके केंद्र पर ही चुंबकीय क्षेत्र पता करें, कुंडली के केंद्र पर। तो केंद्र पर जब आप आ जाओगे, अगर जब आप केंद्र पर आ गए, अगर आप यहां से केंद्र पर आ गए तो x तो जीरो हो जाएगा, x कितना हो जाएगा, जीरो। तो अगर आप केंद्र पे आ गए, केंद्र पर, तो आप लिख सकते हो x इक्वल टू जीरो। तो देखिए फिर b की वैल्यू क्या बचेगी आपके पास, n म्यू नोट आई r स्क्वायर बटा 2, और x की जगह आप जीरो लिख दीजिए, r स्क्वायर 3/2। ये कैंसिल, और r की पावर हो जाएगी 3, और 3 से ये 2 कैंसिल हो जाएंगे। समझ रहे मेरी बात को। तो कुल मिला के आपके पास क्या बचेगा, n म्यू नोट आई अपॉन 2r। ये केंद्र पर, ये ध्यान देने की बात, ये इंपॉर्टेंट, ये काम का है कि केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ये हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको वीडियो समझ में आ रही होगी। ग्राफ बनाने की बात करेंगे तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, इस तरह का कोई ग्राफ इसके लिए अपना पास आएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा बढ़िया नहीं बन रहा, दोबारा बनाते हैं। तो जो चुंबकीय क्षेत्र आएगा वो कुछ इस तरीके से कम होता चला जाएगा। ठीक, ये सेंटर पे सबसे ज्यादा, उसके बाद में ये कम होता चला जाएगा, ये लगभग त्रिज्या की आधी दूरी पे होगा, ये चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, अगर आप ग्राफ बनाओ तो इस तरह का ग्राफ आएगा। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। फिर भी अगर किस तरह कोई समस्या रह जाए तो जरूर मेरे पास कमेंट कीजिए, मैं उसको सोल्व करने की कोशिश करूंगा।